जय माता की। हेलो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आर.के. पंकज चैंपियन कोचिंग सेंटर के इस YouTube मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube हमें बहुत बड़ी सेवा देने का एक अवसर प्रदान कर रहा है, जिसके लिए हम YouTube मंच का, YouTube की जो सेवा प्रणाली है उसका आभारी है। आज इस लॉकडाउन के अवसर पर आप सभी को वीडियो प्रोवाइड YouTube के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया कि पर परागन के लिए फूलों में कौन कौन सी अनुकूलताएं होती हैं। आज का यह जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मैं आपको पर परागन के महत्व बतलाने जा रहा हूं। पर परागन के महत्व को अगर दोनों पक्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे मैंने यहां आपको दर्शाने का काम किया है, जिसे मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो कैटेगरी में बांटा है। एडवांटेज जिसे हम लोग मेरिट अर्थात गुण कहते हैं, लाभ कहते हैं, और डिसएडवांटेज जिसे डिमेरिट अवगुण कहते हैं, दोष कहते हैं, हानि कहते हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है एडवांटेज में 4 पॉइंट और डिसएडवांटेज में 5 पॉइंट, तो कभी आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि पर परागन का जो है लाभ कम है और हानि ज्यादा है। ऐसा बात नहीं मित्रों, तो लिखने का एक शैली है। ठीक है, मैं अगर चाहूं तो ये चारों पॉइंट में से जो बातें हैं उनको मैं और विस्तार के साथ कई पॉइंट में लिख सकता हूं। इसलिए ऐसा आप नहीं समझेंगे कि सर ने जो है एडवांटेज में, लाभ में 4 पॉइंट दिया है और डिसएडवांटेज हानि में, दोष में 5 पॉइंट दिया है, तो 100% पर परागन जो है हमारे लिए तो नुकसानदेह ज्यादा ना है, फायदेमंद तो कम है। तो हम क्यों आखिर इसको प्रश्रय देते हैं या क्यों इसकी प्रशंसा करते हैं? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। आप इसकी प्रशंसा या इसकी निंदा का आधार जो पॉइंट के जो नंबर दिए हैं उसके आधार पर आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो महत्व है ना, वो महत्व आज के बदलते हुए परिवेश के लिए और आने वाला जो नया पेड़ पौधा, नई विविधता, नए जो है हमारे सामने सृष्टि जो होगा, उसको ध्यान में रख करके पर परागन को हम ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। किसकी अपेक्षा? स्वपरागन की अपेक्षा। क्योंकि प्रकृति का यह नियम है कि वह बदलना चाहता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, जीवन निरंतर आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए पर परागन उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, अब मैं पॉइंट पर आता हूं। तो मैं देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 8वां, आज वीडियो का 8वां भाग है, पार्ट 4 है, पर परागन के संबंध में आप ला रहे हैं। तो पर परागन का महत्व में मैंने लिखा है एडवांटेज में पहला पॉइंट, मिश्रित गुण वाले उन्नत नए रोग प्रतिरोधी क्षमता, अधिक उत्पादकता वाले पौधे की प्राप्ति होती है। यानी जो पौधा प्राप्त होगा उस पौधे में, चूंकि पौधे अलग अलग रहते हैं, है ना, फूल अलग अलग होते हैं, अलग अलग पौधे के फूल होते हैं, तो उसके वजह से जो नया संतान प्राप्त होगा ना, वह संतान में दोनों के लक्षण मिश्रित रहेंगे। ये इसलिए वो क्या होंगे? उन्नत होंगे और संतान में नई विशेषताएं आ जाएंगी। रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें ज्यादा रहेगी, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा है। तो परागन जब मनुष्य के द्वारा करवाएगा तो मनुष्य अपने टेक्निक लगाएंगे, अपने बुद्धि बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। तो वो चाहेंगे कि जो पौधे प्राप्त हो रहे हैं, पौधे हर दृष्टिकोण से क्या हो? श्रेष्ठ हो। पुराने पौधे से, अपने जनक से क्या हो? श्रेष्ठ हो, बेहतर। इसलिए उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी अधिक होगी, उत्पादन क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। और ऐसे पौधे जो प्राप्त होते हैं उसे संकरित पौधे कहते हैं, हाइब्रिड विगर कहते हैं। HYV इसको शॉर्ट में
कहा जाता है। H का मतलब हाई, Y का मतलब एल्डिंग, V का मतलब वैरायटी। उन्नत उत्पादन क्षमता वाली किस्में, उन्नत उत्पादन शक्ति वाली किस्में, ठीक है, तो उसे पौधे कहलाते हैं। दूसरा हम लोग देखें, बीज तथा फल अधिक संख्या में बनते हैं। पर परागण के द्वारा जो बीज होता है, जो पौधा प्राप्त होता है ना, उस पौधे में बीज भी ज्यादा लगते हैं। बीज में जो है उत्पादन शक्ति भी ज्यादा होती है। यानी अगर एक पौधा है, स्व परागण को देखते हैं, तो अगर एक पौधा में 10 बीज लगा है तो 10 बीज को अगर हम छिड़क देंगे तो उसमें से अधिकांश बीज जो है उनसे पौधे नहीं निकल पाएंगे, कुछ बीजों से पौधे निकलेंगे। लेकिन पर परागण में उसके अपेक्षा ज्यादा अच्छा ही देखने को मिलता है। अगर 10 बीज को हम छिड़क दिए तो ज्यादातर बीजों से क्या होगा, नया पौधा निकल जाएगा। बीज तो अधिक संख्या में लगेंगे, बीज से उत्पादन शक्ति भी अधिक होगी और साथ ही साथ फल का निर्माण भी ज्यादा होगा। अनुकूलता को बढ़ावा मिलता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखें, गुणहीन अनुपयोगी लक्षणों को हटाने और अच्छे गुणों को समृद्ध करने में मदद मिलती है। जो बेकार के गुण हैं, जो ज्यादा उपयोगी नहीं है, ऐसे ही वो चलते आ रहे हैं पीढ़ियों से, तो हम क्या करेंगे, पर परागण क्रिया जब हम अपने द्वारा करवा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि उन गुणों को अब हटा दिया जाए, अच्छे गुण जो है उनको आगे बढ़ाया जाए और अच्छे गुणों को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। तो यह जो है एक टेक्निक है, पर परागण के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, जो अनुकूलता विविधता को बढ़ावा देता है। अब इसके डिसएडवांटेज को देखने के लिए जाए, जिसको हम लोग कहते हैं डिमेरिट या दोष। तो पहला लिखा है, पराग कणों की अधिक बर्बादी होती। क्यों होती है? क्योंकि यह जब क्रिया होता है तो कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जंतुओं द्वारा होता है। तो ऐसे भौतिक और जैविक चीजों के द्वारा जब पर परागण होता है तो वह जो है जहां तहां वातावरण में अपने पराग कणों को गिरा देता है, जो बेकार चला जाता है। इसलिए परागण की बर्बादी अधिक होती है। फूल को बाहरी माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। बाहरी माध्यम का मतलब, पर परागण करने के लिए फूल को हवा का इंतजार करना पड़ेगा, जल की आवश्यकता पड़ जाएगी, कीटों की उसकी मदद की आवश्यकता पड़ जाएगी, कीटों का भी इंतजार करेगा, ठीक है, जीव जंतुओं का, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का इंतजार करेगा। इसलिए कहा गया है कि फूल को बाहरी माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है। तीसरा पॉइंट लिखा है, फूलों को कई अनुकूलताओं, विशेषताओं को अपनाना पड़ता है, उन्हें बाहरी आकर्षण की जरूरत होती है। कई अनुकूलताएं जो मैंने आपको दिखाया है, हेट्रोस्टाइली, हार्कोगेमी, डाइक्लाइनी, ये सारे जो होते हैं बहुत सारी अनुकूलताएं होती है, बहुत सारी विशेषताएं होती। साथ ही साथ बाहरी आकर्षण, बाहरी आकर्षण मतलब उसमें सुंदरता होनी चाहिए, उसमें सुगंध होना चाहिए, इन सारी चीजों की उसको क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। चौथा पॉइंट दिए, संतति में अवांछित लक्षणों के प्रवेश की संभावना रहती है। तो जब पर परागण मान लीजिए मनुष्य करवा रहा है तो बुद्धि विवेक से करवाएगा, ठीक है, लेकिन अगर हवा करवा रहा है या कोई जीव जंतु दूसरा करवा रहा है तो उसमें तो उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है। हवा तो जो है भौतिक चीजें हैं, पानी जो है भौतिक चीजें हैं, तो उसमें कहीं कोई सेंस ऑर्गन वाली बात नहीं होती। तो जब वो परागण करवाएगा तो पराग कणों को जहां तहां फूलों पर गिरा देगा। तो हो सकते हैं कि जो बीज प्राप्त हो, जो नए संतान प्राप्त हो, उसमें अवांछित लक्षण आ जाए, जो लक्षण हमारे लिए उपयोगी नहीं है या नुकसान पहुंचा सकते हैं, विषाक्त होते हैं, हानिकारक होते हैं, उन लक्षणों का भी समावेश अगली पीढ़ी में हो सकता है, इसकी भी संभावना रहती है, ठीक है। अगला देखा जाए, पौधों की शुद्धता समाप्त हो जाती है। शुद्धता क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि जब परागण की क्रिया स्वतः परागण होगा तो उसमें पेरेंट के जो गुण हैं वो लगातार चलते चले जाएंगे, लेकिन इसमें जो होते हैं ना, वह शुद्धता क्यों समाप्त? बाहर का कुछ लक्षण आ जाता है या अनेक पौधों के लक्षणों का समावेश हो जाता है, इसलिए जो शुद्धता होती है, जो प्योर लाइन होता है, वो प्योर लाइन ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, इसलिए प्योरिटी इसमें नहीं रहता। ये आपका हो गया पर परागण का महत्व। इसके बाद मैं आपको यह बतलाऊंगा कि आखिर मनुष्य के द्वारा जो पर परागण किया जाता है, जो कृत्रिम होता है, नियंत्रित होता है, जिसको एंथ्रोपोफिली कहते हैं, उसमें कौन से टेक्निक मनुष्य अपनाते हैं, इसको स्टूडेंट्स, इसके पहले तो मैंने आपको बतलाया कि पर परागण के क्या लाभ और क्या हानि है, क्या उसका एडवांटेज और क्या उसका डिसएडवांटेज है। अब मैं आप सभी के बीच
जो इसके पहले के वीडियो में मैंने बतलाया था कि मनुष्य जब पर परागण करता है, यानी मनुष्य के द्वारा जब परागण क्रिया होती है, जिसे हम लोग एंथ्रोफिली कहते हैं, उस एंथ्रोफिली में मनुष्य कौन सा टेक्निक अपनाता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है, वह मैं अब इस पार्ट में आपको बतलाने जा रहा हूं। मैं आपको एंथ्रोफिली, जिसे मैंने यहाँ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, जिसका हिंदी हो गया कृत्रिम संकरण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसे कहते हैं, कृत्रिम परागण किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंथ्रोफिली क्या है, अर्थात मानव द्वारा किया जाने वाला परागण क्या है। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इमैस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं, बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैगिंग या कैपिंग किसे कहते हैं, अर्थात थैलीकरण क्या है, या किस प्रक्रिया को हम लोग थैलीकरण के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और सारे प्रश्नों का जवाब मेरे ये जो बोर्ड पर हम आपको लिखाए हैं इसमें छिपा हुआ है, जिसे मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। आप ध्यान से, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा गंभीरता से, ध्यान से। वैसे मैं आपको इसे डिफाइन भी करने जा रहा हूं, आप मेरी बातों पर ध्यान दें। मैंने लिखा है पहला पॉइंट में, कृत्रिम संकरण आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए दो अलग अलग ऐच्छिक गुणों वाले स्पेसीज ब्रैकेट में जाति या जीनस ब्रैकेट में वंश के पौधों का चुनाव करते हैं। संकरण मतलब क्रॉसिंग करवाना, दोनों को एक दूसरे के साथ जनन की प्रक्रिया के लिए क्रॉस जब करवाया जाता है, मैटिंग जब करवाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसके लिए अलग अलग प्रकार के पौधे चुने जाते हैं, और वह पौधे हम अपनी इच्छा से चुनते हैं, ऐच्छिक गुणों वाले होते हैं वो पौधे। क्योंकि जब हम पौधों का चुनाव करेंगे तो हम अपने उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे कि हमें इसके द्वारा जो प्रोजेनी मिलना चाहिए, जो बीज प्राप्त होना चाहिए, उस बीज में कैसे लक्षण मौजूद हो। इसलिए मैंने लिखा दो अलग अलग ऐच्छिक गुणों वाले स्पेसीज यानी जाति या जीनस अर्थात वंश के पौधों का चुनाव करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा पौधे उभय लिंगाश्रयी अथवा फूल द्विलिंगी होते। पौधे में दोनों फूल लगा हुआ रहेगा, नर फूल और मादा फूल, स्टामिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर। एक चीज ये हो सकता है, या फिर दूसरा बात ये हो सकता है कि फूल जो होंगे वो फूल द्विलिंगी होंगे, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल होंगे, जिसमें मेल ऑर्गन एंड्रोसियम भी रहेगा और फीमेल ऑर्गन गाइनोसियम भी रहेगा। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तीसरा में लिखा कली अवस्था में ही सावधानी से फूल के नर भाग पुंकेसर को काट कर हटा दिया जाता है, जिसे इमैस्कुलेशन बंध्याकरण कहते हैं। अब देखिए यहां से प्रोसेस को समझिए। मान लीजिए कोई फूल द्विलिंगी है, तो अगर वो बाइसेक्सुअल द्विलिंगी फूल है तो उसमें नर पार्ट एंड्रोसियम होगा, जिसमें स्टामेन आते हैं, जिसमें एंथर आता है, और उसमें मादा पार्ट गाइनोसियम होगा, जिसमें आपको स्टिग्मा आते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम जो है इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो द्विलिंगी फूल है ना, उस द्विलिंगी फूल के नर भाग यानी उसके एंड्रोसियम को, उसके स्टामिनेट को काट कर चिमटे की मदद से पकड़ेंगे और उसको काट कर क्या करेंगे, हटा देंगे। और हटाने के दौरान सावधानी रखेंगे ताकि फूल के दूसरे पार्ट को नुकसान नहीं पहुंचे। तो जब द्विलिंगी फूल से उसके नर भाग, उसके एंड्रोसियम, उसके एंथर को काटकर हटा दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इमैस्कुलेशन कहलाती है, अर्थात बंध्याकरण कहलाती है। तो आपके अगर सवाल आपको पूछा जाता है कि इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा एंथ्रोफिली के अंतर्गत आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए
जब द्विलिंगी फूल में से उसके मेल पार्ट अस्टामेन को काटकर, एंथर को काटकर हटा दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को इमेस्कुलेशन अर्थात बंध्याकरण कहते हैं। तो एक चीज आप समझ गए। अब जब बंध्याकरण, चूंकि फूल क्या है, द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी फूल में तो नर भाग भी होगा, मादा भाग भी होगा। तो नर ऑर्गन को, मेल ऑर्गन को आपने क्या किया, स्टामिन को काट करके आपने क्या किया, हटा दिया। लेकिन उस फूल में आपका फीमेल पार्ट तो मौजूद है, गाइनोसियम स्टिग्मा तो मौजूद है। तो स्टिग्मा मौजूद है, वह स्टिग्मा पर कोई दूसरे फूल का परागकण जो है स्वतः नहीं चले आए, किसी के द्वारा नहीं चला आए। इसको रोकने के लिए, इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टिग्मा को एक पॉलीथीन से, एक प्लास्टिक से बांध देंगे, ढक देंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जिस फूल का परागकण हमको स्टिग्मा पर डालना है, उस पौधे, उस फूल के परागकण को हम इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके लाएंगे और ब्रश के माध्यम से सावधानी से पॉलीथीन, जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिससे आपने स्टामेन को काट के हटा दिया है, उस फ्लावर के ऊपर जो पॉलीथीन आपने लगाया था, उस पर जो प्लास्टिक का थैला लगाया था, उस थैले को आपने क्या कर दिया, हटा दिया। हटा करके लाए गए परागकण को उस पर ब्रश के द्वारा क्या कर देंगे, छिड़क देंगे। और छिड़क देने के बाद फिर हम उसको प्लास्टिक से ढक देंगे। तो प्लास्टिक से ढकना, प्लास्टिक से उसको कवर करना, कैपिंग या बैगिंग या थैलीकरण कहलाता है। तो आप समझ गए कि इमेस्कुलेटेड फ्लावर से, इमेस्कुलेटेड फ्लावर से हम इमेस्कुलेटेड फ्लावर पर जब हम किसी प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं, ताकि उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर पर कोई अवांछित फूल का परागकण आकर स्वतः नहीं गिर जाए, उसको परागित नहीं कर दे, इससे बचाने के लिए इमेस्कुलेटेड फ्लावर पर जब हम प्लास्टिक का थैला लगा देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, तो उसे ही हम लोग बैगिंग या कैपिंग यानी थैलीकरण कहते हैं। तो दोनों प्रश्नों का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। जिस द्विलिंगी फूल से आपने एंड्रियोसियम को, अस्टामेन को, एंथर को हटाया है, वह फूल क्या हो गया, वह फूल इमेस्कुलेटेड फ्लावर हो गया, ठीक है, यानी बंध्याकृत फूल हो गया। अब उस बंध्याकृत फूल पर चूंकि दूसरे फूल का परागकण उस पर आगे के अपने मन से नहीं गिर जाए, किसी कीटों के द्वारा, किसी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा वो चला नहीं आए, इससे बचाने के लिए जब उस इमेस्कुलेटेड फ्लावर को प्लास्टिक से आप कवर कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया बैगिंग या कैपिंग अर्थात थैलीकरण कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के बाद चूंकि वह फूल क्या हो गया है, हमारी इच्छा के अनुसार से लाए गए परागकण के द्वारा परागित हो चुका है, तो वह परागित होने के बाद वह निषेचन करेगा और निषेचन करने के बाद वह बीज फल का निर्माण करेगा। तो जो हमें बीज प्राप्त होंगे, वो बीज क्या होंगे, वो बीज आपको संकरित होंगे, ऐच्छिक गुणों को अपने अंदर धारण किए होंगे, जिसे कि हम लोग संकरित बीज कह सकते हैं, हाइब्रिड वीगर कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अंतिम चौथा पॉइंट में मैंने लिखा, पांचवा पॉइंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट मैंने दिया है। अब किसी अच्छे वांछित चुने हुए फूल के नर भाग से परागकण लाकर इमेस्कुलेटेड फ्लावर के स्टिग्मा पर गिराकर उसे आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड पॉलिनेटेड कर देते हैं। उसके उपरांत फिर उसे प्लास्टिक से दोबारा ढक देते हैं ताकि अवांछित परागकण उस पर नहीं आ सके। और लास्ट पॉइंट मैंने दिया, इस विधि द्वारा विकसित बीज संकर ओज हाइब्रिड वीगर वाले होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। ये मेरा आपके लिए पॉलिनेशन का अंतिम वीडियो था, अंतिम पार्ट था, जो 8वां भाग के रूप में हमने प्रस्तुत किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा वह पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पर आधारित होगा, कंपेटेबिलिटी और इनकम्पेटेबिलिटी पर आधारित होगा, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा कौन से लक्षण होते हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं, जो आपको क्या कहता है, फूल के नर भाग और मादा भाग अर्थात निषेचन की क्रिया के लिए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को सफल बनाता है या पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए जरूरी होता है, जहां जीन कौन सी भूमिकाएं अदा करती हैं। ये सारी चीजों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने चर्चा करूंगा। आप लोग इसे उतार लें और मेरे नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार करें और घर पर सीरियसली कॉन्शियस होकर पढ़ाई करें,
सीरियल वाइज जो मेरा वीडियो आपको दिया गया है, ये वीडियो अब जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ शायद 17वां वीडियो होगा। इस वीडियो के अलावा जो पहले से मैंने वीडियो दिया है उस वीडियो को आप सिक्वेंसली फॉलो करें, उसको वॉच करें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। ओके।